मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट असदुद्दीन ओवैसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द बीजेपी प्रोपेगेंडा। जो मॉन्स्ट्रस लेवल पे जो उनका 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 जो प्रोजेक्शन है विजुअल मीडियम में, वो क्यों है? इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिक्स है। आशुतोष जी, आप बड़े चैनल के एडिटर रहे हैं, अभी भी आप यूट्यूब पे मैं कहूंगी कि जो ये इमेज मेकिंग और ब्रेकिंग का जो पूरा बिजनेस है, आप इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। अनुषा जिस बात को कह रही है, मैं उसी की तरफ लाना चाहती हूँ। ये कैसे होता है कि हम जिसे रातों रात कहते हैं, आम जनता उसे महीनों सालों में कहीं ना कहीं बदल रही होती है। ये भाजपा की जो पूरी कहानी है, क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि जब लोकसभा चुनाव में उनको अच्छी भली जीत मिली तो वो एक तरह के बड़े कंटेंडर बन गए, या फिर वाकई इसको सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं, अनुषा ने कहा कि मीडिया ने बनाई हुई ये फिगर है, नरेंद्र मोदी को 2012 से बना रहा था मीडिया लगातार कि अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में अचानक देखिए आप, पूरी कॉन्वर्सेशन बदल गई, पूरी बातचीत बदल गई। ये अचानक हुआ क्या? अनम्यूट प्लीज कर लीजिए। सॉरी, मैं अनुषा की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ है। और इस प्रोपेगेंडा की वजह से कम 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा परसेप्शन बनाया और उसका फायदा भी हुआ। हरियाणा में, जहां कांग्रेस पार्टी ने कभी 6 से ज्यादा विधायक की सीटें नहीं जीती थी, वहां लगातार 2 बार उनकी सरकार है। त्रिपुरा में सडनली फ्रॉम नोवेयर लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है, और बंगाल में भी उन्होंने पूरी कोशिश की और 18 लोकसभा की सीटें लेकर आई। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तेलंगाना के अंदर सिर्फ परसेप्शन था, क्योंकि पिछली विधानसभा के चुनाव में उनको 7% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अनएक्सपेक्टेडली वो 4 सीटें जीतते हैं और 19% उनका वोट मिलता है। एक पार्टी जो तेलंगाना में नॉन एग्जिस्टेंट थी, उसको 4 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस पार्टी को 3। हालांकि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो कांग्रेस इस मामले में बहुत, बीजेपी इस मामले में बहुत माहिर है। और जब हैदराबाद का जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, वहां जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बटालियन उतारी, उससे भी एक परसेप्शन बना कि बीजेपी जो है वो तेलंगाना और आंध्रा के अंदर अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे नॉन एग्जिस्टेंट थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 सालों में बहुत कोशिश भी की थी, केसीआर को हेड ऑन लेने की भी कोशिश की, और वो सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी के तौर पर लगातार केसीआर पर हमले कर रहे थे। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बंडी संजय कुमार या बाकी के लोग, वो भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, बट शायद वो उस भाषा ने उनको टॉकिंग पॉइंट्स दिए। जहां तक तेलंगाना का चुनाव का प्रश्न है, मेरा मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उसने बहुत मदद की। उसने इस परसेप्शन को खत्म कर दिया पूरी तरीके से कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है। जिस तरीके से काडर निकल के आया, जिस तरीके से लोगों का उत्साह हुआ, और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लोगों में एक आकर्षण दिखाई पड़ा, वहां से एक माहौल बना। कर्नाटक के चुनाव ने उस माहौल को जबरदस्त तरीके से उसको उसमें मदद की। और ये लोग जो लोग 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से परेशान थे, उनको एक उम्मीद जगी। तो मुझे लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक के अंदर भारी जीत, और कांग्रेस के काडर का यह विश्वास पैदा होना कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और उसके बाद एक यंग लीडरशिप उन्होंने खड़ी की रेवंत रेड्डी को लेकर। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों ने एक करिश्मा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, एक करिश्मा कम से कम किया। और मुझे लगता है कि मैं इस पे कॉलम भी लिख रहा हूं कि 5 विधानसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर अगर जीतती है, तो अपने आप में इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर वहां से निकल कर आएगी। और अगर नहीं भी जीतती है, फिर भी अगर वो जीत के करीब पहुंचती है, तो भी कांग्रेस पार्टी का जो रिसर्जेंस है वो अपने आप में सबसे बड़ी खबर होगी, इर्रेस्पेक्टिव चाहे छत्तीसगढ़ में जीते या मध्य प्रदेश में जीते या राजस्थान के अंदर जीते। क्योंकि यहां से अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के अंदर जो उनके रास्ते खुल गए थे, वो एक तरीके से काफी लंबे समय तक बंद हो सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक की हार ने उनका मनोबल तोड़ दिया पूरी तरीके से, और अगर तेलंगाना में भी अगर वो सिंगल डिजिट में आ जाते हैं, तो भी उनका मनोबल टूटेगा। फिर वो एक पूरी तरीके से उत्तर भारत की पार्टी रह जाएगी, और जो अखिल भारतीय पार्टी होने का जो उनका अपना दावा है, उसको कम से कम वो उसमें एक बहुत बड़ी दरार पैदा करेगा। आशुतोष, यहाँ पर मैं देख रही थी कि बीच में एक बड़ा विवाद ये आया कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बीआरएस को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा के साथ मिलकर किस तरीके से जो इनकी रायतू बंधु जो किसानों की स्कीम थी, जो 58 लाख किसानों को एक साथ फायदा पहुंचा रही थी, 10,000 रुपए देने का वादा किया था कि देखिए घंटी बजेगी 28 तारीख को आपके फोन पर और ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और फौरन उस पर रोक लगी।
ये जो बात थी, मैं इस विवाद में ना पड़ के ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरी जो इक्वेशन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई बीआरएस और बीजेपी की एक फ्रेंडली फायर है, ताकि जो मुस्लिम वोट है उसे साधा जा सके, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट अगर बीजेपी और केसीआर साथ आते तो वो शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाता। इसको रोकने के लिए एक फ्रेंडली फायर बनाई जा रही है, एक झूठ मूठ की लड़ाई है। पहली बात तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं? देखिए, मैं दो चीजों पर बिल्कुल मेरा यकीन नहीं होता। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी बीआरएस के साथ कोई फ्रेंडली फाइट करती है या करने की कोशिश करती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा चतुर हो जाता है तो फिर वो ऐसी ऐसी गलतियां करता है, क्योंकि हमारे मीडिया ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हर छोटी सी चीज जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि चाणक्य नीति हो जाती है, और बाकी लोगों के बहुत अच्छे काम भी लोगों को लगते हैं तो बेवकूफी वाले काम है। तो मैं ऐसा मानता नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा का चुनाव गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे वो अपनी प्रेजेंस को मजबूत करते और उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में अपनी सीटें भी मजबूत कर सकते थे। दूसरी बात, जो एक थियरी बार बार दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को बास की कोई भी पार्टी है 50% के ज्यादा उसके पास वोट शेयर है, तो फिर जो जो चैलेंजर पार्टी होगी वो कैसे उसको चुनौती दे पाएगी, उसका हारना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि क्या एक कैप्टिव वोट तो है नहीं किसी पार्टी का, और अगर होता तो फिर कांग्रेस पार्टी तो कभी हारती नहीं, क्योंकि 1984 में कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 49% वोट थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो ये जो वोटर्स का जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो वोटर्स हमेशा फ्लोटिंग होता है, एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं जो किसी एक पार्टी के कमिटेड होते हैं, बाकी के 10 से 12% वोटर हमेशा हमेशा फ्लोटिंग होते हैं, किसी के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं होती। इसलिए मैं इस थियरी को नहीं मानता। मेरा मानना यह कि केसीआर ने जरूर तेलंगाना के लिए एक अलग लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कोई नेता, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर को, अपने समर्थकों को स्टार्ट्स टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड कि मैंने तो दिलाया है इसलिए अब तुम मेरे कैप्टिव हो जाओ, मेरे गुलाम हो जाओ और हमेशा मुझे वोट करते रहो, मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल मिस्टेक केसीआर ने की है। और इसका सबसे बड़ा मेटाफोरिकल एग्जांपल ये कि उन्होंने जो पार्टी तेलंगाना के नाम से जानी जाती थी उसको उन्होंने बीआरएस के नाम से कर दिया। यानी आपने अपना अम्बिलिकल कार्ड जो तेलंगाना को लेके था वो काट दिया। जब आपने अम्बिलिकल कार्ड काट दिया तो फिर तेलंगाना के लोगों की आपके प्रति क्या लॉयल्टी होनी चाहिए? तो जो केसीआर, जो टीआरएस तेलंगाना सब नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती थी, उसको लेके उस प्राइड की बात करती थी, सडनली पावर के लिए, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने के लिए जब आपने बीआरएस बनाया और टीआरएस को पीछे छोड़ दिया, तो मुझे लगता है वो एक साइकोलॉजिकल ब्रेक था जो तेलंगाना और केसीआर के बीच में हुआ। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि कांग्रेस का जो रिसर्जेंस है, जिसको हर आदमी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिस कांग्रेस को लोगों ने पूरी तरीके से एक तरीके से थ्योरेटिकली किनारे कर दिया था, वो जो कांग्रेस का रिसर्जेंस है, जब भी किसी पॉलिटिकल, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही। वाईएसआर रेड्डी लगातार 10 साल तक वहां के मुख्यमंत्री थे, और 2004 और 2009 में जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें लगभग 30 सीटें इन्होंने दी थी और बनने में बड़ी मदद की थी। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस तेलंगाना के अंदर सूख गई थी, वो सूखी नहीं थी, उसका कार्डर डॉर्मेंट हो गया था। क्योंकि कार्डर डॉर्मेंट हो गया था, भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक की जीत ने उसके अंदर दम भरा और वो लड़ने के लिए खड़ी हो गई, तो उसका जो सपोर्ट बेस था वो बढ़ा वहां पे। अब एक तरफ जब टीआरएस बीआरएस छोड़ के आते हैं, 10 साल की इनकम्बेंसी होती है और आप अपने वोटर को यू स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया। उनको लगा हमारा पिछड़ा वोटर कहां जाएगा, और देखिए पिछले 15 साल से 20 साल से उनके साथ तो नहीं है। लेकिन अगर आप उड़ीसा में जाइए तो आप देखिए नवीन पटनायक अपने वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, तो 25 साल से उनके खिलाफ कोई फटीक नहीं है, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती, लगातार चुनाव जीत रहे हैं वहां पे। तो आपको जो वोटर होता है उसको कंसिस्टेंटली उसको फीड करना पड़ता है, अपनी लॉयल्टी के प्रति उसको लगातार मजबूत करना पड़ता है। केसीआर ने जो फंडामेंटल दिक्कत की वो यही प्रॉब्लम उन्होंने की, उन्होंने अपने वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और उनको लगा ये जाएंगे कहां, अब उसकी कमी उनको भुगतनी पड़ रही है। और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि हो सकता है कांग्रेस वहां पे एक अपसेट विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हो। मैं संभाजी राव की तरह मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना कोई मैं सफोलॉजिस्ट हूं, लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है वो ये कह रही है कि तेलंगाना इज हेडिंग फॉर एन अपसेट विक्ट्री। मैं जो कहने जा रहा हूं मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट असदुद्दीन ओवैसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द बीजेपी प्रोपेगेंडा। जो मॉन्स्ट्रस लेवल पे जो उनका जो प्रोजेक्शन है विजुअल मीडियम में, वो क्यों है? इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिक्स है।
कोई ये नहीं कहता कि ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ो चुनाव, किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब आप यूपी में आके चुनाव लड़ने की बात करते हो, बिहार में चुनाव लड़ने की बात करते हो, तो आप क्यों लड़ते हो, इसको समझने की जरूरत है। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण तेलंगाना का है। तेलंगाना में कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं? 12.71%। 2018 में ओवैसी की पार्टी कितने परसेंट वोट मिले थे? 2.7%। 2014 में कितने परसेंट वोट मिला था? 3.4%। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता बनने की बात करता है, वो अपने प्रदेश के अंदर 1/4 वोट भी लेकर नहीं आता है मुसलमानों को। फॉरगेट अबाउट मुसलमान। अब तेलंगाना में 12.71% मुसलमान है और एमआईएम का वोट परसेंट 2.7% है, जिसको तेलंगाना के मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। उसको अखिल भारतीय स्तर पर हम एक प्रोजेक्शन करते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा है और वो अकेले हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, और जितनी बार वो मुसलमानों की बात करते हैं उतनी बार बीजेपी का वोट बढ़ाते हैं। आज भी दिल्ली के सारे टीवी चैनल्स में रोज आपको एमआईएम का कोई ना कोई नुमाइंदा मिल जाएगा। रोज कभी अकबरुद्दीन ओवैसी की बात होगी, कभी किसी की बात होगी, और इनका एकमात्र काम यह कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टीज है, उनको ही सिर्फ ये गाली बकते हैं और किसी को नहीं बकते। ये बीजेपी से एक नूरा कुश्ती करते। मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाके चुनाव लड़िए, बट व्हाट इज योर एजेंडा? और अगर आपकी पॉलिटिक्स की वजह से उनका फायदा हो रहा है, जिनकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, तो फिर आपकी पॉलिटिक्स है क्या? तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जो मॉन्स्ट्रस प्रोजेक्शन है ओवैसी का, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और इसीलिए ओवैसी तेलंगाना के अंदर 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिमाकत भी नहीं करते और हिम्मत भी नहीं करते, लेकिन बिहार में आके 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यूपी में 400 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो दिखाते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन उनकी बिहार में पॉलिटिक्स जीतते भी तो हैं आशुतोष जी, बिहार में जीतते भी तो, वही कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? वो कौन लोग जीते हैं आपको भी मालूम है, और फिर वो कहां चले गए। तो लेट्स नॉट बी सो इनोसेंट अबाउट हिज पॉलिटिक्स। मैं बार बार कहता हूं, लेट्स नॉट बी सो इनोसेंट अबाउट हिज पॉलिटिक्स। आई एम नॉट चैलेंजिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एनीवेयर इन द कंट्री। ही हैज एवरी राइट टू डू दैट, बट बिहाइंड द फसाड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटेस्ट, व्हाट इज हिज पॉलिटिक्स? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक उनके और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है और उसकी वजह से जो बीजेपी को फायदा है, वो हम कभी समझ नहीं सकते हैं। कि मुस्लिम पॉलिटिक्स तो आजादी के पहले अल्लाह रखा खान साहब ने भी की थी ना, कि जब उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को दिल्ली में रैली की थी कि हम पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान में रहना है। बट जो जिन्ना का जो विजुअल प्रोजेक्शन था, वो आज की तारीख में कोई अल्लाह रखा खान साहब को कोई नहीं जानता। अल्लाह रखा खान वो थे जिन्होंने अंग्रेजों का दिया हुआ तमगा वापस कर दिया और बाद में ही वाज किल्ड। और ये आरोप लगता है कि जिन्ना के लोगों ने या मुस्लिम लीग के लोगों ने उनको मरवाया था। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि 2.7% वोट होने के बावजूद भी जो मेटाफोरिकल प्रोजेक्शन है ओवैसी का, वो उनकी पॉलिटिक्स है। उनको भी मालूम है कि मुसलमान उनको एक सेकेंड लेकिन अगर 7 सीटें कॉन्टेस्ट करने के बाद अगर एमआईएम को 3% के करीब वोट मिलता है, तो आप सोचिए ना कि क्योंकि सारे 12% 13% सिर्फ हैदराबाद में तो मुसलमान नहीं है ना, तो सिर्फ 7 ही सीट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और 112 सीटें कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। तो अफरोज भाई उनसे 7-8% हो जाता। अब अफरोज भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनको ये कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि आप 119 सीटों पर चुनाव लड़िए ना। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो तेलंगाना का नेता बनने में, तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने से आपको कौन रोकता है? आप अपने आप को मुस्लिम लीडर के तौर पर ही क्यों देखते हो? सिर्फ 7 सीट पे ही क्यों लड़ते हो? यू फाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द हिंदूज, फॉर द मुस्लिम्स इन द कंट्री। लेकिन महाराष्ट्र में तो उन्होंने दलित आशुतोष में 38 सीटें हैं, 38 सीटें जहां पर मुस्लिम प्रेजेंस है। चलिए ये एमआईएम के ऊपर बहस में मैं अभी वादा करती हूँ दर्शकों के साथ, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बहस है और होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए, उस तबके में भी होनी चाहिए जो ये समझता है कि बीजेपी की बी टीम है, वो उस तबके के साथ भी होनी चाहिए जो अनुषा कह रही है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं वादा करती हूँ कि एक बार तेलंगाना में जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी नतीजे होते हैं उसको लेकर हम फिर बैठेंगे और एमआईएम की तेलंगाना और साथ ही जो राष्ट्रीय उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर हम जरूर बातचीत करेंगे। अभी सभी मेहमानों का शुक्रिया।